Hi guys, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all in exam. So in today's video, I'm going to discuss about COP26 and India. Yes, COP26 जो कि अभी लास्ट ईयर नवंबर में हुआ है, तो ढेर सारे नेशंस मिले थे ये बात करने के लिए कि भैया क्लाइमेट चेंज पे हमें कैसे काम करना चाहिए, हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे हम इन्हें अचीव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया था और इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रखी थी कि हमारे क्या गोल्स हैं, हम कैसे अचीव करने वाले हैं, यही सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो COP26 अभी हुआ है रिसेंटली 2021 में अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 12 तक। कहाँ पर? यूके के ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो में। कहाँ पर है ये? यूके में है। COP26 हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि COP होता क्या है एक्चुअली। COP जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्ट होता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन का, जिसे कि आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। नाम से पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, निपटने के लिए कुछ काम करेगा। ओके, फॉर्मेशन हुआ था इसका कब? 1994 में एंड 1995 में पहला COP का मीटिंग हुआ था। कहाँ? बर्लिन में। ठीक है, COP1 हुआ था 1995 में बर्लिन में। बर्लिन जो कि जर्मनी में है, जर्मनी का कैपिटल भी है और जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है बर्लिन। UNFCCC की बात करूं तो काम क्या करता है भाई साहब? एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, उसके लिए फॉर्मेशन किया गया था UNFCCC का। ठीक है, UNFCCC का फॉर्मेशन 1994 में हुआ, 95 में पहला COP हुआ बर्लिन के अंदर। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको COP के बारे में जाननी थी। आगे बढ़ते हैं। अब COP है, थोड़ी एक मेंबर्स वाली टीम है, मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने हाथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ टीम, एज अ मीटिंग, एज अ कॉन्फ्रेंस, व्हाट वी हैव टू डू। तो कुछ गोल्स थे इनके कि किन चीज़ों पे इनको काम करना है, किन चीज़ों के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे नंबर 1 वाली जो चीज़ थी कि क्लाइमेट चेंज से निपटना कैसे है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बनाने चाहिए। ठीक, वही नंबर 1 में लिखा है फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब भैया क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है तो कुछ चेंजेस लाने होंगे। अपना हमारा जो जीवन है, हमारी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, हम जो पॉल्यूशन अभी तक फैला रहे थे, तो उससे निपटने के लिए कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। और अगर चेंजेस करने हैं तो एक सेफर अल्टरनेटिव हमें चूज करना पड़ेगा। जैसे पॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन बेसिकली कैसे होता है, जो हम गैसेस निकलती है हमारी इंडस्ट्रीज से, हम फ्यूल जलाते हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कॉज करती है क्लाइमेट चेंज। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं वो कॉज करती हैं क्लाइमेट चेंज। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो हमें गैसेस का एमिशन कम करना पड़ेगा। गैसेस का एमिशन कम करने के लिए मतलब हम फ्यूल जलाना बंद कर दें जो कि हम अभी तक जला रहे हैं। और अगर सेफर हम अल्टरनेटिव पे जाते हैं तो पक्की बात है उसके लिए हमें चाहिए क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहिए तो मान लो किसी एक नेशन ने टेक्नोलॉजी बना ली तो दूसरे नेशन को वो कोऑपरेट करे कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, लो तुम भी बनाओ, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, तुम भी थोड़ा तैयार कर लो अपनी तरफ से। ठीक, तो वही चीज है कि कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर अडेप्टेशन टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि अब क्लाइमेट चेंज है, सीरियसली तो लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा तो इसके लिए थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा कि पब्लिक में अवेयरनेस हो, उस चीज़ के लिए एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है, कैसे हम सेफर अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। विदाउट एजुकेशन ये पॉसिबल है नहीं। तो ये 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो COP मेंबर्स ने उठाई। ठीक, और इसकी तरफ काम करना शुरू किया। तो COP के लिए आज के लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं COP26 पे सीधे। ठीक, COP26 इसके कुछ गोल्स थे। पक्की बात है भाई, कोई भी मीटिंग होती है तो सब अपने अपने गोल्स सेट करते ही हैं कि हमें किस तरफ काम करना है, क्या काम करना है। तो इसी तरह COP26 में भी 4 इंपॉर्टेंट गोल्स चुने गए। तो ये गोल क्या थे? सबसे पहला, सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी मतलब 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचना है। नेट जीरो क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे बताऊंगी। नेट जीरो तक इन्हें पहुंचना है 2050 तक। और
1.5 डिग्री वाला जो टारगेट है उसको भी पूरा करना है। ठीक, 1.5 डिग्री वाला टारगेट भी इन्हें पूरा करना है। ओके, नाउ 1.5 डिग्री वाला टारगेट क्या होता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला। तो 2015 में क्या हुआ, 2015 में COP21 हुई थी, कहाँ, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में हुई थी, और जिसका रिजल्ट क्या था, पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें से USA ट्रम्प के टाइम पे निकल गया था, लेकिन बाइडेन के टाइम पे वापस आ गया। ओके, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसके अंदर सारे नेशंस मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से 2 डिग्री, उससे ज्यादा ना जाए, 2 डिग्री से ऊपर इंक्रीमेंट ना हो, और मोस्ट प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीमेंट ना हो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था भाई, पोस्ट 1700 सेंचुरी में हुआ था। ओके, इस शताब्दी में हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, वो भी क्या 1750 के बाद ही हुआ था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मशीन्स लगेंगी, मशीन्स को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल जब यूज करेंगे तो धीरे धीरे पॉल्यूशन होगा। तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब हुआ तो फिर भाई दिक्कत ज्यादा बढ़ गई। तो हमें क्या करना है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, कि जो 1700 के आसपास का टाइम था, उस टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर था ना, उससे 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से ऊपर हमें नहीं जाना है। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबली 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है इस टाइम के टेम्परेचर से। यही चीज थी 1.5 डिग्री वाला टारगेट। ठीक, दूसरा जो इनका गोल है COP26 का, वो क्या है कि हमें कम्युनिटीज और नेचुरल हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो थोड़ी मेजर्स अपनाने होंगे। ठीक है, कम्युनिटीज को और नेचुरल हैबिटेट को आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने नेचुरल हैवॉक आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रही है, कहीं फॉरेस्ट फायर है। तो कम्युनिटीज को, नेचुरल हैबिटेट्स को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसका अल्टीमेटली हमारे पूरे प्लानट को नुकसान होता है। तो उसको भी बचाने के लिए कुछ मेजर्स इन्हें अपनाने हैं। फिर नंबर 3 जो इनका गोल था, भाई देखो 1.5 डिग्री वाला और ये नेचुरल हैबिटेट को सेव करने वाला जो फैक्टर है, जो गोल है, उसे आप बिना फाइनेंस के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1.5 डिग्री अगर आपको देखो टेम्परेचर बढ़ने से बचाना है, मतलब पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन कम करने के लिए आपको फ्यूल कम जलाना पड़ेगा, वो वाला फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कम करने के लिए आपको क्या करना है कि अल्टरनेटिव, जो सेफर अल्टरनेटिव है, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा, अब जो छोटे नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो भाई बड़े नेशंस को देना पड़ेगा। तो वही चीज है कि मोबिलाइज करना है किसे, फाइनेंस को। नंबर 4 है कि इन्हें फाइनलाइज करना है पेरिस रूल बुक, पेरिस रूल बुक। तो लीडर्स विल वर्क टुगेदर टू फ्रेम अ लिस्ट ऑफ डिटेल्ड रूल्स दैट विल हेल्प फुलफिल द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अभी बताया है, 2015 में क्या हुआ, COP21, जिसका रिजल्टेंट क्या था, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का क्या स्टैंड था, COP26 के आपने गोल जान लिए, 4 गोल हैं। अब इसमें इंडिया ने अपनी तरफ से क्या बोला, तो इंडिया ने अपनी तरफ से एक 5 नेक्टर एलिमेंट किया। ठीक है, ये क्या था, हिंदी में जिसे बोलते हैं पंचामृत, 5 नेक्टर एलिमेंट्स, पंचामृत। इसके अंदर इंडिया के 5 गोल्स थे, 5 इंपॉर्टेंट गोल्स, जो कि इंडिया अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट समझता है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक, नंबर 1 क्या था, देखो इंडिया का जितना भी 5 पॉइंट था, उसमें 2 इंपॉर्टेंट ईयर थे, कौन कौन से, 2030 एंड 2070। इंडिया ने क्या बोला कि 2030 तक, 2030 तक हमारा जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है, उसे हम 500 गीगावाट तक लेकर जाएंगे। ठीक, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी मतलब भाई, नॉन फॉसिल जो हम देखते हैं, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोल हुआ, ये सब फॉसिल एनर्जी सोर्सेस हैं। ठीक है, फॉसिल से हमें मिलते हैं। तो नॉन फॉसिल क्या हुआ, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि सोलर पावर हो गया, चाहे आपका हाइड्रो पावर हो गया, चाहे विंड पावर हो गया, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है या नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स होता है। तो इसकी कैपेसिटी को हमें कहाँ तक बढ़ाना है, 500 गीगावाट तक। कब तक, 2030 तक। इंडिया का सेकेंड पॉइंट ऑफ 5 नेक्टर एलिमेंट क्या था कि इंडिया अपनी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% कहाँ से प्राप्त करेगा 2030 तक, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से।
एनर्जी रिक्वायरमेंट जितना भी है उसका 50% इंडिया कहाँ से लेगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जैसे कि धूप है, ठीक, सोलर पावर हुआ, विंड पावर हुआ, हाइड्रो पावर हुआ, ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। अनलाइक जो आप देखते हैं फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, जैसे कोल होता है, ये लाखों करोड़ों साल से जमीन के अंदर पड़ी हैं, वहां इकट्ठा हो रही हैं, बन रही हैं, और तब जाके हमें आज के टाइम पे वो हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा बनने के लिए उसे फिर लाखों करोड़ों साल लगेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं कि हम तब तक ही रहेंगे उसको यूज करने के लिए। ठीक, तो वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंडिया 2030 तक अपना 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट प्राप्त करेगा। तीसरा पॉइंट जो था 5 नेक्टर एलिमेंट्स का इंडिया की तरफ से, वो क्या था कि 2030 तक इंडिया का जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक हम कम कर देंगे। अभी इस टाइम पे आई गेस 2.18 बिलियन टन है, जिसे कि 2030 तक इंडिया कितना करेगा? 1 बिलियन टन तक कर देगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था 5 नेक्टर एलिमेंट का? वो ये था कि इंडिया अपना जो कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी का, उसका 2005 में जो लेवल था, ठीक है, उससे 45% वो कम कर देगा 2030 तक। ठीक है, 45% कम कर देगा 2030 तक। अब भैया कार्बन इंटेंसिटी क्या होती है? तो कार्बन इंटेंसिटी आप ऐसे समझिए ना कि अगर 1 यूनिट एनर्जी आपको जनरेट करनी है, ठीक, मान लो कि थर्मल पावर प्लांट है जहां पे कोयला जला के आप एनर्जी जनरेट करते हो, तो 1 यूनिट अगर आप एनर्जी निकाल रहे हो, ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या 1 यूनिट एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बन इंटेंसिटी। इंडिया का जो 5वां गोल था 5 नेक्टर एलिमेंट का, वो क्या था कि हम नेट जीरो 2070 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, कब तक? 2070 तक इंडिया अपना नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेगा। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे नेट जीरो क्या होता है। तो नेट जीरो जैसा कि अभी हमने देखा इंडिया कब तक कर लेगा? 2070 तक। और ग्लोबल वाला क्या था? ग्लोबल टारगेट है 2050 तक। इंडिया बोला नहीं भैया हम इतने डेवलप नहीं है, हमसे अभी नहीं होगा, तो इंडिया 2070 तक करेगा। अब जरा आगे बात करते हैं कि नेट जीरो होता क्या है। तो नेट जीरो, जिसे और क्या बोलते हैं आप? कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेट जीरो को कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये है क्या? क्या इसका ये मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना बिल्कुल बंद ही कर देंगे, जीरो कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना जीरो करना है ना, तो उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल जीरो जलाना पड़ेगा। बिल्कुल जलाना ही नहीं है। जलाना ही नहीं है तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, खाना पीना कैसे होगा, कैसे इंसान कमाएगा, कैसे क्या करेगा? सब ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम एक सेफर अल्टरनेटिव को बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर लेते हैं, सारे नेशंस बहुत अच्छे से नहीं कर लेते हैं उसको डेवलप, यूज करना नहीं शुरू कर देते, वो एफिशिएंट नहीं होता है, तब तक हम फॉसिल फ्यूल को जलाना बंद नहीं कर सकते। तो भाई अब जलाना बंद नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या? कैसे फिर ये नेट जीरो होगा? तो एक काम करते हैं, देखो मान लो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है धुआं, धुएं में क्या है? CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पेड़ लगा दें, पेड़ लगा दें तो यही CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेंगे? क्यों करेंगे? उनको कौन सी गर्ज है कि भाई वो पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे? तो भैया जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें क्या देते हैं? एनवायरमेंट को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि मान लो हम 10 यूनिट CO2 एमिट कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हमने लगाए, इतने पेड़ पौधे लगाए कि ये जो 10 यूनिट है वो 10 यूनिट का 10 यूनिट पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लें, तो 10 हमने निकाला, 10 पौधों ने ले लिया, बचा कितना? जीरो। तो इसको आप बोलते हैं नेट जीरो। ठीक है, इसका नेट जीरो का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेंगे, जीरो एमिट करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जितना भी एमिट करेंगे, पेड़ पौधे इतने लगा देंगे कि वो सारे पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लें। ठीक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। भूटान का नाम सुना है? भूटान हमारा बहुत ही प्यारा सा नेबर कंट्री है।
बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाला देश है, बहुत ही खूबसूरत है। तो भूटान इकलौता ऐसा देश है जो कि कार्बन नेगेटिव है। क्या है? कार्बन नेगेटिव। डू यू नो व्हाट इज कार्बन नेगेटिव? कार्बन नेगेटिव अगर कोई नेशन है तो इसका मतलब ये है कि जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करता है उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भूटान इकलौता ऐसा नेशन है जो कि कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव मीन्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट नहीं करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। Okay, so that's it for today, guys. If you guys like the video, hit the like button and कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो ये वीडियो तो। और उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @exams and also you can join us on Telegram. Link I'll be putting in the description box. Okay, so आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। पढ़ो लिखो, मजे करो, ऐश करो। बाय बाय।